चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने डिफरेंशिएशन में दो किस्म के रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। राइट। हम क्या सीखते हैं प्रोडक्ट रूल में? हम ये सीखते हैं कि व्हेन टू फंक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट, सॉरी, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने सीखा था एक फंक्शन को हम यू का नाम देते हैं, एक को हम वी का नाम देते हैं, और उसका आंसर होता है वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम। फिर हमने कहा क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि डिवाइड हो रहे हैं और उनकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम क्वोशंट रूल इस्तेमाल करते थे। और क्वोशंट रूल था वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम अपॉन वी स्क्वायर। ऊपर वाले को यू कहते थे, नीचे वाले को वी कहते थे, है ना। बस इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो अलग अलग रूल्स तो नहीं है, एक ही रूल है। लेकिन वो कहता है कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और हमें उसे इंटीग्रेट करना हो, when there is a product of two functions and we have to integrate that, तो हमें एक फंक्शन को u का नाम देना है और एक को dv by dx यानी कि v प्राइम। जब हम डिफरेंशिएशन करते थे प्रोडक्ट की, तो एक को u का नाम देते थे, एक को v का नाम देते थे, डिफरेंशिएट करके आंसर आता था वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम। जब हम डिफरेंशिएट करते थे क्वोशंट को, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v, और आंसर आता था वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम अपॉन वी स्क्वायर। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना। जब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो एक को नाम देना है u, एक को नाम देना है v प्राइम। u और v का नाम नहीं देंगे, बल्कि u और v प्राइम का नाम देंगे। एक फंक्शन को नाम देंगे u, एक फंक्शन को नाम देंगे v प्राइम। ये समझ लें। सर किसी को भी रैंडमली u कह देंगे और किसी को भी रैंडमली v प्राइम कह देंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मसला है। सबसे पहले u डिसाइड होगा। सबसे पहले हम u की सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है u को सेलेक्ट करना। सर u को सेलेक्ट करने के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे आप? तो देखिए ये फॉलो होती है सीक्वेंस। फॉर सिलेक्शन ऑफ u द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड लिएट इज यूज्ड। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक को u का नाम देना है, एक को v प्राइम का नाम देना है, तो किसे u कहना है और किसे v प्राइम कहना है? तो द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेलेक्ट u। फॉर सिलेक्शन ऑफ u द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड लिएट इज यूज्ड। मतलब क्या है ये देख लें। L फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, लोगैरिथमिक में क्या आ गया? लोगैरिथमिक में ln x आ गया। लोगैरिथमिक में हमारे पास जो है ln x वाला फंक्शन आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास एक ही फंक्शन है और वो है tan इनवर्स एफ एक्स, tan इनवर्स x या tan इनवर्स 2x या व्हाटसोएवर। एल्जेब्रिक फंक्शन में कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन आ सकता है, जैसे 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाए, या लेट सपो मतलब 2x स्क्वायर हो जाए, या फिर x प्लस वन होल स्क्वायर हो जाए। कुछ भी हो सकता है जिसमें से वेरिएबल x इन्वॉल्व हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है ई पावर एक्स। नॉर्मल जो एल्जेब्रिक फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन किया करते थे ना ASP1 के अंदर, एक्स स्क्वायर की या एक्स की या 2x प्लस वन होल पावर 5 की, वो सब इसमें आ जाता है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमें एक को u कहना है, एक को v प्राइम कहना है। सवाल, किसको u कहना है भाई? u किसे कहना है? तो अगर हमारे पास जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है उसमें कोई लोगैरिथमिक फंक्शन है, तो u उस वाले फंक्शन को कहेंगे जो लोगैरिथमिक होगा। अगर लोगैरिथमिक नहीं है तो u के लिए अगली प्रायोरिटी जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो भी नहीं है तो फिर अगली प्रायोरिटी अलजेब्रिक फंक्शन को मिलेगी। वो भी नहीं है तो फिर अगली प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक को मिलेगी, और अगर वो भी नहीं है तो आखिरी प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल को मिलती है। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जब एक फंक्शन को हमने u कह दिया और एक को हमने v प्राइम कह दिया, v प्राइम को dv बाई dx भी कहते हैं, आपको पता है। फॉर्मूला शीट में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में आपके पास है, इंटीग्रेशन के सेक्शन में आपको ये फॉर्मूला यहाँ मिल जाता है। ये देखें, ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में मौजूद है, एज इट इज इसी फॉर्म में मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन फिर आसानी के लिए मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है,
कि डीवी अपॉन डी एक्स को हम वी प्राइम कह रहे होते हैं, तो एक फंक्शन को यू, एक फंक्शन को वी प्राइम। अच्छा अब जरा सुने, एक फंक्शन को हम यू कहते हैं, एक को वी प्राइम कहते हैं। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर पता है क्या होता है? उसका आंसर आता है यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू प्राइम डी एक्स। ये है एक फंक्शन को, अभी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा मुझे टाइम देंगे, मैं सब क्लियर कर दूंगा। थोड़ी देर मुझे दे दें, खामोशी के साथ सुनते रहें। कॉन्सेप्ट को उठा के आपके कदमों तले बिछाना मेरा काम है इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट को आपके कदमों में रख दूं। खामोशी से सुने अभी थोड़ी देर। तो एक फंक्शन को हमने कहना है यू, एक फंक्शन को हमें हमें कहना है वी प्राइम। जब, अच्छा सवाल, एक को हमने यू कहा, जिसको यू कहेंगे उसको उसको डिफरेंशिएट करके यू प्राइम हासिल कर लेंगे। एक फंक्शन को हम वी प्राइम कहेंगे, जिसको वी प्राइम कहेंगे उसको इंटीग्रेट करके वी हासिल करेंगे। जाहिर सी बात है, जिसको यू कहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू प्राइम आएगा, और जिसको वी प्राइम कहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा। तो यू से यू प्राइम हासिल करने के लिए डिफरेंशिएशन, वी प्राइम से वी हासिल करने के लिए इंटीग्रेशन। तभी तो ये इतना मैटर करता है कि किसको यू कहना है, किसको वी प्राइम कहना है। क्योंकि जिसको यू कहेंगे वो डिफरेंशिएट होके यू प्राइम आएगा, और जिसको वी प्राइम कहेंगे वो इंटीग्रेट होके वी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आपने यू को डिफरेंशिएट करके यू प्राइम ले आया आप, और आपने वी को, वी प्राइम को इंटीग्रेट करके वी आ गया। सही है, यू से यू प्राइम हासिल हो गया और वी प्राइम से वी हासिल हो गया, पेयर मुकम्मल है। अब आपने पता क्या करना है, यू को आपको मल्टीप्लाई करना है, यू और वी को, अगर आपको इसको इंटीग्रेशन का आंसर देना है ना, तो जो यू फंक्शन आपके पास है उसको आप वी वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, और आप लिख दोगे बगैर इंटीग्रल के साइन के। तो आपके इंटीग्रेशन का पहला हिस्सा जो है वो आ गया यू इंटू वी। आपका जो इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है उसका पहला हिस्सा है प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, एंड दैट इज विदाउट इंटीग्रेशन साइन। मतलब ये वाला हिस्सा मजीद इंटीग्रेट नहीं होगा, ये फुल एंड फाइनल इंटीग्रेटेड है। मतलब अगर लिमिट्स लगानी है तो अब ये लिमिट्स लगाने के लिए तैयार हो चुका है ये वाला हिस्सा। अच्छा जो दूसरा हिस्सा है वो है वी को मल्टीप्लाई करना है यू प्राइम से। देखिए ऑर्डर देखें, पहले हॉरिजॉन्टली राइट, और फिर डायगनली यहां पर आना है आपने। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना, तो आपका ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो वी को यू प्राइम से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यू से यू प्राइम आ गया, वी प्राइम से वी आ गया। यू और वी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला हिस्सा आ गया आपके इंटीग्रेशन के आंसर का, और ये फुल एंड फाइनल इंटीग्रेटेड है, इसको मजीद इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगला हिस्सा होगा, वी को यू प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये वो हिस्सा है जो अभी मजीद एक दफा और इंटीग्रेट भी होना है। तो हमारे इंटीग्रेशन का आंसर दो हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा फुल एंड फाइनल यू वी है, और दूसरा हिस्सा वी इंटू यू प्राइम है, बट ये मजीद इंटीग्रेट होना है। जब ये वाला हिस्सा इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर मेरा आंसर फुल एंड फाइनल आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इस हिस्से में लिमिट्स लगाना चाहता हूँ तो लगाऊं। तो यूजुअली होता ही है कि यूवी को हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। अगला पार्ट जब इंटीग्रेट हो जाता है, जब पूरा इंटीग्रेशन हमारे सामने हासिल हो जाती है, तो एंड में हम लिमिट्स लगा रहे होते हैं। वरना ऐसे तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाती है ना, कि पहले वाले हिस्से में लिमिट्स लगाओ, अगले वाला तो अभी इंटीग्रेट ही नहीं हुआ, तो लिमिट्स कैसे लगेगी। तो सबसे अहम बात यह है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में गिवन है। ये यूज कब होता है? इट इज यूज फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शन और क्लास ऑफ फंक्शन। मतलब जो फंक्शंस जिनका प्रोडक्ट है उसमें एक टाइप ऑफ फंक्शन नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या लोगैरिथमिक और एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यूज कब होता है ये? जब हमारे पास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट भी किसका है? मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शन और क्लास ऑफ फंक्शन, एक से ज्यादा। एक एक दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा एक एल्जेब्रिक होगा, एक एल्जेब्रिक होगा एक लोगैरिथमिक होगा। दो डिफरेंट क्लास ऑफ फंक्शंस होंगे और आपने देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जो नोट 3 और नोट 4 बता रहे हैं। पहला नोट बता रहा है दिस फॉर्मूला इज गिवन इन द फॉर्मूला शीट, ये बात आपको बता दी। अगला नोट कह रहा है दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल दैट वी लर्नड इन डिफरेंशिएशन। ये वाली बात मैंने आपको बताई नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक राज की बात यह है कि अगर ये आपको नहीं भी पता होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिकॉज दिस फॉर्मूला इज गिवन इन द फॉर्मूला शीट। लिहाजा एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ये है ही नहीं कि आपको डेरिवेशन पता हो। एग्जामिनर तो खाली ये चाहता है कि आप फॉर्मूला को सही सही अप्लाई करना जानते हो।
दैट्स इट। वो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। तो असल चीज है मुझे ये समझ आ जाए कि प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, सॉरी, ये समझ आ जाए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, बट नॉलेज तो पूरी देनी है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि ये प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन से निकला है। अच्छा सर कैसे निकला है ये बताएं जरा, अब मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है वो क्या है, कि व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स u इंटू वी, तो वी गेट वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम, और ये भी फॉर्मूला शीट में गिवन है। सही है। अब आप सोचो, जब यू वी की डिफरेंशिएशन वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम है, तो वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम की इंटीग्रेशन यू वी नहीं होगी। डिफरेंशिएशन हमें आगे ले जाता है, इंटीग्रेशन हमें वापस पीछे ले आता है ना। तो यू वी को डिफरेंशिएट करके हम वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम पे पहुंचे, तो वी यू प्राइम प्लस यू प्राइम को इंटीग्रेट करके हम यूवी पे पहुंच गए। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि अगर हम वी यू प्राइम प्लस यू प्राइम को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यूवी मिल जाएगा। यूवी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यूवी हासिल हो जाएगा। ये लिख दी है पहली बात। अब आगे पता है ये कैसे ऑब्टेन हुआ, ये देखें। ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वी यू प्राइम के साथ भी लगा, इंटीग्रेशन के साथ यूवी प्राइम वी यू प्राइम के साथ भी लगा, यूवी प्राइम के साथ भी लगा। यू प्राइम को हमने यही रहने दिया और वी यू प्राइम, अच्छा डीएक्स भी दोनों के साथ लगा, इसको स्प्लिट कर लिया हमने। वी यू प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग हो गया, प्लस यू वी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग हो गया, इक्वल्स टू यू वी। इस वाली चीज को हमने वहां भेज दी, तो यू वी प्राइम की इंटीग्रेशन हो गई यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू प्राइम डीएक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल के थ्रू जो हमारा रिजल्ट आया था उसी का रिवर्स प्रोसेस जब हमने सोचा इंटीग्रेशन के थ्रू, और फिर उसको हमने इंटीग्रल के साइन के साथ इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला निकल आया। अब ये निकला निकला कैसे, ये बात आपको जहन में नहीं भी रहती तो मैंने आपको बताया आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का इंशाल्लाह। बस ये नॉलेज वाइज मैंने बता दिया कि ये निकला है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, जो नोट नंबर 2 था। तीसरा और चौथा नोट ये बता रहा है कि अभी हमने ये सीखा कि एक से ज्यादा क्लास ऑफ फंक्शंस का जब प्रोडक्ट होता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। बट इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर बाज औकात सिर्फ एक ही फंक्शन हो और वो हो लोगैरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ एल एन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। मिसाल है, तो एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1/x, एल एन एक्स की इंटीग्रेशन हमें आती ही नहीं। तो एल एन एक्स की इंटीग्रेशन का को करने का एक ही रास्ता है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर दो फंक्शंस ना हो, सिर्फ प्योरली लोगैरिथमिक फंक्शन हो, सिंगल फंक्शन, तो भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग सकता है। सर बट बाय बाय पार्ट्स का तो फॉर्मूला बना ही ऐसे है कि एक फंक्शन यू है और एक वी प्राइम है, तो फिर किसको यू और किसको वी प्राइम कहेंगे? भाई जो लोगैरिथमिक फंक्शन होगा उसको आप यू कह दोगे, और वी प्राइम तो कुछ होगा नहीं, और जब कुछ नहीं होता तो वो वन होता है, तो वी प्राइम को हम वन मान लेंगे। अभी मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेंगे, अभी सिर्फ छिड़काव कर रहा हूँ। तो एक फंक्शन हमारा यू हो जाएगा, एक फंक्शन हमारा वी प्राइम हो जाएगा, एक फंक्शन यू हो जाएगा और एक फंक्शन वी प्राइम हो जाएगा। अगर प्योरली लोगैरिथमिक फंक्शन है तो लोगैरिथमिक फंक्शन को यू कह देंगे, डी8 के सीक्वेंस में सबसे पहले आता है लोगैरिथम, और वी प्राइम में कुछ नहीं होगा तो वन कह देंगे, बात खत्म। और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, अभी मैं करके बताता हूँ। अच्छा, और इसी तरह व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सिलेबस में एक ही है और वो है tan इनवर्स एक्स, बस, और कोई नहीं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स नहीं है, सिर्फ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की जब आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो भी यही करते हैं कि उस इनवर्स टेंजेंट फंक्शन को आप यू कह देंगे, वी प्राइम कहने के लिए कुछ है नहीं, तो वी प्राइम आपका वन हो जाएगा और आप इंटीग्रेट करेंगे। वैसे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला प्रोडक्ट पे लगता है, वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक से ज्यादा क्लास ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, मतलब दो फंक्शंस हो जो आपस में जिनका प्रोडक्ट हो और दोनों की क्लास मुख्तलिफ हो, मतलब एक एल्जेब्रिक है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक एक्सपोनेंशियल। बट इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर प्योरली लोगरिथमिक फंक्शन है तो भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें वी प्राइम को हम वन मान लेंगे, और अगर प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें भी हम वी प्राइम को वन मान लेंगे।
दोनों के एग्जांपल्स हमने आगे देखने हैं इंशाल्लाह। दोनों के एक एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो बाय पार्ट्स कैसे लगाया, और प्योरली लोगरिथमिक है तो बाय पार्ट्स कैसे लगाया, ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। सही है। अभी आपको मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो सिखा दिया। अब इसकी एप्लीकेशन जो है जब हम देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। तो फीडबैक भी फिर आपसे मैं एप्लीकेशन के बाद ही लेता हूँ कि आपको कितना अच्छा समझ आया। फिर कोई मसला आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा इंशाल्लाह। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं आपके सामने पेश करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला के सामने वो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी सामने रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एल एन एक्स, इंटीग्रेट एल एन एक्स। अच्छा, अब नोट नंबर 3 की एप्लीकेशन हो रही है कि अगर प्योरली लोगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हो तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है। बहुत छोटा हो रहा है इसलिए मजा नहीं आ रहा है, मैं इसको बड़ा करके पहले इसको इसी पे फोकस करके बताता हूँ। अगर सिर्फ प्योरली लोगरिथमिक फंक्शन हो तो भी बाय पार्ट्स का फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है। और उसमें नसीहत क्या थी कि एक फंक्शन यू होता है, एक वी प्राइम होता है। तो यू जो है एल एन एक्स को आपने यू कह दिया, और वी प्राइम कुछ नहीं है तो वी प्राइम 1 हो गया। अच्छा, लिखा भी मैंने डायगनली, अगर इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। यू आप एल एन एक्स लिख दें, वी प्राइम आप बराबर में लिखेंगे, इससे बेहतर आप बराबर करके बराबर के बजाय नीचे लिखें ताकि यू के सामने वी आए और यू के नीचे यू प्राइम, वी के नीचे वी प्राइम है। जरूरी नहीं होता ही ऑर्डर, आपके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट बहरहाल अगर मेरा अंदाज फॉलो करोगे तो आपको फॉर्मूला याद ध्यान में ही बैठ जाएगा, जैसे मैंने जो फॉलो किया हुआ। यू का यू आपने एल एन एक्स को कहा, यू प्राइम का मतलब एल एन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन आपको याद है, एल एन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/x। आपने यू प्राइम ऑप्टेन कर लिया। अच्छा, मैंने रेड में लिखा है, मैंने ओरिजिनल फंक्शन पर्पल में लिखा है कि जो दिया हुआ है यू प्राइम वी प्राइम, और जब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो यू प्राइम आ गया 1/x। अच्छा, वी प्राइम मैंने पर्पल में लिखा है जो कि मुझे पता है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है। वी प्राइम को इंटीग्रेट किया तो एक्स आ गया जो कि मैंने रेड में लिखा है। अब ये दोनों मेरे पास नहीं थे, एक डिफ्रेंशिएट करके आया, एक इंटीग्रेट करके आया। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अगर आपको u और v प्राइम की इंटीग्रेशन करनी हो तो आपका आंसर आता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू प्राइम डी एक्स। मैंने अप्लाई किया, u को v से मल्टीप्लाई करना है और v को u प्राइम से करना है, u को v से करना है, v को u प्राइम से करना है। और u और v वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बगैर इंटीग्रेशन के साइन, बगैर इंटीग्रेशन के साइन के होगा, फुल एंड फाइनल आंसर होगा। तो एल एन एक्स को अब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला हिस्सा आ गया x एल एन एक्स। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो है v को u प्राइम से मल्टीप्लाई करके आएगा x इंटू 1/x। लेकिन ये जो हिस्सा मल्टीप्लाई होगा ये अब इंटीग्रेट होना बाकी है, ये मजीद इंटीग्रेट होगा। तो पहला हिस्सा u इंटू वी है, बगैर इंटीग्रेशन के साइन के, फुल एंड फाइनल है, लिमिट्स लगानी है, डायरेक्ट लगेंगी इस पे। और जो दूसरा हिस्सा है वो v इंटू यू प्राइम है जो अभी इंटीग्रेट मजीद होना है। तो x इंटू 1/x किया, x x कट गया, यहाँ सिर्फ 1 बच गया। ये वो हिस्सा जो मजीद इंटीग्रेट होना है, लिहाजा 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो पहला हिस्सा जो फुल एंड फाइनल था वो x ln x एंड तक फुल एंड फाइनल ही रहा, 1 की इंटीग्रेट हो गया x आ गया। जब ये दूसरा हिस्सा इंटीग्रेट हो गया तो अब ये इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स नहीं है, लिहाजा प्लस सी लगाना जरूरी है। तो एल एन एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर आ गया x ln x माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मुकम्मल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, फिर कुछ मसला है, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई, x इंटू एल एन एक्स, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। फॉरन आपने सोचा कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जब इंटीग्रेट करना है इसका मतलब एक क्लास ऑफ फंक्शन है x। कौन सा क्लास ऑफ फंक्शन है बताएं, एलजेब्रिक। एल एन एक्स कौन सी क्लास ऑफ फंक्शन है, लोगारिथमिक। दो डिफरेंट क्लास ऑफ फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आपको इंटीग्रेट करना है, फॉरन घंटी बजेगी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या उसूल है, कभी कभार तो वो कह देता है यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन वो अक्सर ये बात नहीं कहता। आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, आपको खुद पे करना होगा, अच्छा ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, सही सही सही, यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे उसमें वो गाइड करता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लेकिन बाय पार्ट्स में गाइडेड नहीं होता। बाय पार्ट्स में ये गाइडेड नहीं होता कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है, नहीं गाइडेड होता। लिहाजा आपको खुद पिक होना पड़ता है और आपको खुद सोचना होता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। तो बहरहाल यहाँ प्रोडक्ट था, हमने फौरन सोचा भाई एक एल्जेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है,
लीएड की सीक्वेंस में पहले लोगारिथमिक आता है। तो यू की सिलेक्शन के लिए आप एक्स को नहीं लेंगे बल्कि एल एन एक्स को लेंगे। तो एक फंक्शन जो है वो यू है, लीएड की सीक्वेंस जिसके लिए फॉलो होती है, क्योंकि लोगारिथमिक फंक्शन नजर आ गया लिहाजा लोगारिथमिक को यू मान लेंगे, और जो अगला फंक्शन एल्जेब्रिक बचेगा वो हमारा वी प्राइम होगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया, एल एन एक्स जो है उसको हमने यू मान लिया, और जो एक्स है उसको हमने वी प्राइम मान लिया। यू को हमने डिफ्रेंशिएट किया, यू प्राइम लाने के लिए 1/x हासिल हो गया। वी प्राइम को हमने इंटीग्रेट किया तो वी हासिल हो गया x² 2। तो यू आपका डिफ्रेंशिएट हो गया, वी प्राइम आपका इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, अब आप u को v से मल्टीप्लाई करेंगे और v को u प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला के मुताबिक। फॉर्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस ऑर्डर में मैं लिखता हूँ आप भी लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। u और v वाला जो प्रोडक्ट है वो बगैर इंटीग्रेशन साइन के होता है, वो ऑलरेडी फुल एंड फाइनल इंटीग्रेटेड होता है। लेकिन v और u प्राइम वाला हिस्सा जो है मजीद इंटीग्रेट होना होता है। तो अप्लाई करते हैं इसको। एल एन एक्स को हम हाफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स आ जाएगा। ये आपका पहला हिस्सा हो गया। फिर हाफ एक्स स्क्वायर को आप 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दूसरा हिस्सा आ जाएगा, बट ये इंटीग्रेशन साइन के साथ होगा। एक्स और एक्स स्क्वायर को जब आप काटेंगे तो ये x/2 हो जाएगा। लेकिन मेरी आदत है हमेशा कि मैं कॉन्स्टेंट को उठा के बाहर फेंक देता हूँ, ताकि अगर लिमिट्स भी कभी डालनी पड़े तो बार बार ना लिखना पड़े। जरूरी नहीं है ये बात। मतलब कोई बंदा अगर x/2 1/2x अंदर ही रहने देता है और फिर इंटीग्रेट करता है तो कर सकता है। मेरी आदत है मैं कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट को अंदर से हटा देता हूँ, इंटीग्रल साइन के बाहर कर देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आसानी रहती है, बहुत ज्यादा आसानी रहती है। मुझे पता है इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप भी इसको फॉलो करेंगे फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो एक्स हो गया, हाफ को मैं बाहर ले गया। अब अगर मुझे एक्स को इंटीग्रेट करना है तो एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन, इंटीग्रेशन कर ली। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन नहीं निकालना। जब लिमिट्स नहीं होती तो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक्सप्रेशन आता है, जैसे कि एक्सप्रेशन आया और प्लस सी भी लेना पड़ता है। जब डेफिनेट होता है प्लस सी नहीं लेते। ये आपको मैंने बताया था कि लिमिट्स लगने पे वो प्लस सी कैंसिल हो जाता है, तो हम प्लस सी निकालते ही नहीं, ना लेते हैं उसको। तो एक्स एल एन एक्स जो है जब उसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई। लेकिन यहाँ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी और लिमिट्स दी हुई थी तो लिमिट्स सब लगाएंगे, बट लिमिट्स हम एंड में लगाते हैं। जब ये एक्स इंटीग्रेट हो गया x² 2 आ गया तो आप देखें हाफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स माइनस 1/4x² हो गया। इस पूरे में आपने पहले अपर लिमिट डालनी है, तो मैंने डाला x² 4 यानी कि 2² 4। पूरे में लोअर लिमिट डाली यानी कि 1। अच्छा, जब 1 मैंने डाला तो डाले बगैर मैंने कहा, मुझे पता था कि ln 1 0, मैंने लिख दिया ln 1 0 है, लिहाजा इस पूरे की जगह मैंने 0 लिख दिया। जब यहाँ 1 डाला तो 1/4 आ गया। अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट डाली, माइनस हुआ, आंसर आ गया 2ln2 - 1 प्लस 1/4 2ln2 - 3/4। अच्छा, क्योंकि यहाँ लफ्ज एग्जैक्ट लिखा हुआ था तो ये बात आप जानते हैं कि जब लफ्ज एग्जैक्ट होगा डेसिमल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वैल्यू लिखा होगा तो फिर आप एग्जैक्ट नहीं देंगे बल्कि डेसिमल में करके देंगे, और अगर एग्जैक्ट लिखा होगा तो आप डेसिमल में नहीं करेंगे बल्कि एग्जैक्ट देंगे। लॉग एलन की फॉर्म में है या पाई की फॉर्म में है या रूट की फॉर्म में है, डेसिमल में कन्वर्ट आपने नहीं करना। कुछ बच्चे कहते हैं कि कैरोट की तमाम डिजिट्स हम लिख देंगे तो एग्जैक्ट है, नहीं भाई नहीं। वो एग्जैक्ट नहीं होता, कैरोट की औकात खत्म होती है तो वो आखिरी डिजिट पे राउंड ऑफ कर देता है, वो वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट का मतलब है एलन पाई रूट की फॉर्म में डेसिमल में कन्वर्ट। एग्जैक्ट मीन्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, डू नॉट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ये मतलब होता है एग्जैक्ट का। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी आपको समझा दिया अलोंग विथ 2 एग्जांपल्स, वेरी क्लियर कट आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर किसी किसी जगह कोई डाउट है, कुछ मसला है तो बता दें, मुझसे अभी पूछ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। और अगर नहीं है डाउट तो ये एग्जाम्पल कॉपी करके लिख दें क्लियर एंड डन, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, माइक खोलें जरा आलिया। जी सर। आप कह रही हैं मुझे वी निकालना समझ नहीं आ रहा। बेटा वी प्राइम हमें समझ आ गया कि वी प्राइम हम किसको दे रहे हैं। जी सर। वी प्राइम, वी प्राइम, वी को जब हम डिफरेंशिएट करके वी प्राइम लेते हैं तो वी प्राइम को इंटीग्रेट करके वी लेंगे। तो 1 को इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, 1 का मतलब x⁻0 होता है। x⁻0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर को 1 से ऐड किया, नहीं पावर को डिवाइड कर दिया, तो x⁻1/1 हो गया ना। x इंटीग्रेशन हुई है ना अलजेब्रिक फंक्शन की। फिर सर दूसरे वाले में। दूसरे वाले में x⁻1 था, इंटीग्रेशन कैसे होती है x⁻1 की, आप बताओ।
सर एक्स हम्म, स्क्वायर ओवर 2। ये तो लिखा है, और क्या लिखा है? तो सर वो जो सही। एक्स लेन एक्स है उसमें जो एक्स है वो वी प्राइम है, और जी जो एल एन एक्स है वो यू है। जी, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि यू लोगैरिथमिक फंक्शन है, लिएट की सीक्वेंस में पहले ln x आता है, लिहाजा उसका राइट है यू लेने का, वो यू बनेगा। और जो यू बन गया लेकिन उसके बाद ऑर्डर अगला तो यू फंक्शन वी वी प्राइम। प्राइम। हाँ, सर जो आपने ऊपर लिखा है उसमें ऑर्डर तो यू वी प्राइम। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर थोड़ी फॉलो करना है कि पहले एक्स लिखा हुआ है तो ये यू है और ln x वी प्राइम है, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों लिखा हुआ है ये? जो भी फंक्शन हो, पहले कुछ भी लिखा हो बाद में कुछ लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला यू अगला वाला वी प्राइम नहीं है। हमें डिसाइड करना है कौन सा यू कौन सा वी प्राइम। और उसके लिए यही तो गाइडेंस है कि यू के लिए आपने ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। अगर लोगैरिथमिक नजर आता है तो लोगैरिथमिक का राइट यू बनने का है, तो ये यू है और अगला वाला वी प्राइम। ओके सर। जवेद, आपका सवाल ln1 जीरो क्यों होता है? उठाओ कैलकुलेटर, ln1 का आंसर अगर जीरो ना आए तो फिर पैसे वापस हैं। ये तो आपको लॉग का उसूल बताया गया है कि लॉग ऑफ वन विद द बेस ऑफ ई। बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर मैंने बताया था लॉग बेस आंसर इक्वल्स टू पावर। अगर आंसर आपका जो है वो वन है तो यकीनन आपकी पावर जीरो होगी, बेस के ऊपर जीरो पावर लगी हुई होगी। इसका मतलब जब भी आंसर की जगह वन लिखा होता है तो यहाँ इक्वल्स टू जीरो होता है। ln1 भी जीरो है, LG वन भी जीरो है, लॉग विद द बेस ऑफ लॉग ऑफ वन विद द बेस ऑफ 5 भी जीरो है, लॉग ऑफ वन विद द बेस ऑफ 500 भी जीरो है। यहाँ वन लिखा हुआ नजर आएगा तो आंसर जीरो होगा। उठाएं क्या ऑर्डर, चेक कर लें। नो सर, वेर आर वी यूजिंग इट? हम यूज कहाँ कर रहे हैं एल एन यहाँ वन? यूज कर लें, जब हमने वन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 1/2 इंटू वन स्क्वायर इंटू ln1 हो गया। यहाँ भी डाला, अपर लिमिट तो हमने डाल ली ना, अपर लिमिट डल गई। जी। अब जब इस पूरे में हम लोअर लिमिट डालने लगे तो हमने वन वन की जगह एक्स स्क्वायर की जगह वन डाला, एलन की जगह ln1, यहाँ भी वन एलन यहाँ भी वन डाल दिया, ln1 हो गया। तो ln1 जीरो है तो इसका मतलब हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ln1 तो जीरो है, जब मल्टीप्लाई होगा बाकी सबके साथ तो उसको भी जीरो कर देगा। जी तो ये सर। सब जीरो के जीरो बच गए यहाँ पर। सही है। और जब यहाँ डाला तो वन स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू वन स्क्वायर अपॉन फोर हो गया, 1/4। यस सर, आई गेट इट। गेट इट, परफेक्ट। कॉपी कर लिया आपने? पहले नहीं कॉपी sir। कर ली। सही है जी, क्लियर एंड डन। यहाँ तक आपका मामला बिल्कुल सेट हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना सीख लिया। इसके जो है कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं इंशाल्लाह, वो बस शॉर्ट नमाज ब्रेक इंशाल्लाह है 20-25 मिनट का। उसके बाद मैं इंशाल्लाह वो एग्जांपल्स करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह तकरीबन जो है आप लोगों को भी नमाज वगैरह पढ़नी है, पढ़ लें इंशाल्लाह। नमाज के बाद इंशाल्लाह हम रिज्यूम करते हैं क्लास को। सही है, चलिए जी। ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम। वी आर डन विद टू एग्जांपल्स। अब ये थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। दो तीन एग्जांपल्स और हैं, इसको हम फटाफट देखते हैं इंशाल्लाह। ये जो है वो tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन हमने देखी थी। tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन भी हमने देखी है। और फिर 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन भी हमने देखी थी कि इट्स 1/a tan इनवर्स x/a। सही है। तो ये उसका कुछ इस्तेमाल भी इस कैटेगरी में आ सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि इनवर्स टेंजेंट फंक्शन बाय पार्ट्स के अंदर पहले इनवर्स टेंजेंट फंक्शन बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं था। और अब जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लोगारिथमिक फंक्शन की तरह उतना ही पावरफुल है कि अगर सिर्फ स्टैंड अलोन भी वो होगा तो भी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। एक फंक्शन है एक्स और एक फंक्शन है tan इनवर्स एक्स। तो लिएट की सीक्वेंस के मुताबिक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स, और tan इनवर्स एक्स जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लिएट की सीक्वेंस के मुताबिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, लिहाजा tan इनवर्स एक्स को हम मानेंगे u, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम मानेंगे v प्राइम। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। tan इनवर्स एक्स हमारा u है और x जो है हमारा v प्राइम। अच्छा, v प्राइम, x को हमने v प्राइम माना,
यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, लिहाजा x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन, सही है। अच्छा, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो मैंने आपको सिखाया था tan इनवर्स डिफरेंशिएशन के अंदर tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने सीखा था बाकायदा, tan इनवर्स fx की डिफरेंशिएशन होती है। अच्छा, tan इनवर्स x की तो फॉर्मूला शीट में भी गिवन है, अगर हम सिर्फ tan इनवर्स x की देखें, tan इनवर्स fx की नहीं, tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x की ये रही, tan इनवर्स x की है 1/1 + x², लिहाजा tan इनवर्स x की 1/1 + x² आप डायरेक्ट फॉर्मूला शीट से देखकर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लेकिन मैंने एक फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर tan इनवर्स fx की आपको कभी डिफरेंशिएशन करनी हो, अगर आपको tan इनवर्स fx की डिफरेंशिएशन करनी हो, तो जो फंक्शन है वो उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाता है अलॉन्ग विद 1 + 1 + fx² डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो fx फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाती है। तो tan इनवर्स fx इज f प्राइम x अपॉन 1 + fx होल स्क्वायर, सही है। tan इनवर्स fx की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी दैट इज f प्राइम x अपॉन 1 + fx होल स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को फॉलो रखते हुए tan इनवर्स x की जो है वो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, वो न्यूमरेटर में आ गई, और जो x का स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आ गया अलॉन्ग विद 1 तो 1 + x² और x की डिफरेंशिएशन 1 विच इज इन द न्यूमरेटर। तो u का u प्राइम आ गया, v प्राइम x को माना उसकी, उससे इंटीग्रेट करके v आ गया। अच्छा, फॉर्मूला के मुताबिक हमें पता है u को हम v से मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट इंटीग्रेशन साइन, और v को हम मल्टीप्लाई करते हैं u प्राइम से विद इंटीग्रेशन साइन। तो जब हमने tan इनवर्स x को हाफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x हासिल हो गया, हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x हासिल हो गया, राइट। tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय हाफ एक्स स्क्वायर हो गया, हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ये आपका पहला पार्ट हो गया बगैर इंटीग्रेशन साइन के। अब हाफ एक्स स्क्वायर को v को u प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/1 + x² हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है बेहतर होता है उसको आप बाहर ले जाएं। तो हाफ को मैं बाहर ले गया, हाफ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं बाहर ले गया, जब मैं हाफ को बाहर ले गया तो हमारे पास x² अपॉन 1 + x² बचा। अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बताई है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में आपको 1/x² + a² फॉर्म में फंक्शन नजर आए, तो उसकी इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, जो फॉर्मूला शीट में गिवन है, सही है, ये वाली 1/x² + a² फॉर्म में है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन। अच्छा, 1/x² - a² फॉर्म में कभी आएगा ना, तो x² - a² पार्शियल फ्रैक्शंस के मुताबिक 1/x - a 1/x+ होता है, जिसको अगर आप पार्शियल से स्प्लिट करेंगे तो इसको स्प्लिट, सॉरी 1/x - a x+a, इसको आप पार्शियल से स्प्लिट करेंगे तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। बट यहाँ फॉर्मूला शीट में शॉर्टकट लिखा हुआ है कि अगर कभी डिनोमिनेटर 1/x² - a² फॉर्म में हो, तो उसकी इंटीग्रेशन का आंसर 1/2a ln x - a अपॉन x+a होता है। और अगर कभी आपका जो डिनोमिनेटर है वो a² - x² फॉर्म में हो, तो फिर उसका इंटीग्रेशन का आंसर 1/2a ln a+x अपॉन a - x होता है। जबकि यहाँ भी ये भी अगर आपको जहन में कभी ना रहे, तो आप 1/a - x 1/a - x टाइम्स a+x करके पार्शियल में स्प्लिट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो अल्टीमेटली यही हासिल होगा। अलबत्ता क्योंकि ये फॉर्मूला शीट में दोनों गिवन है, लिहाजा कभी भी डिनोमिनेटर x² - a² फॉर्म में नजर आए या a² - x² फॉर्म में नजर आए, तो आप फौरन आपको घंटी बजनी चाहिए कि ये रिजल्ट तो फॉर्मूला शीट में मुझे दिया हुआ है। अभी हम फिल वक्त फोकस कर रहे हैं 1/x² + a² पर, जो कि न्यूली एडेड कैटेगरी है, जिसका आंसर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सिर्फ 1/1 + x² होता तो मैं कर लेता, बट 1/1 + x² नहीं है, x² अपॉन 1 + x² है। तो यहाँ पर याद रखें, जब भी आपका फ्रैक्शन हो और आपको इंटीग्रेट करना हो, तीन चीजों की घंटी बजनी चाहिए। 2020 से पहले तो सिर्फ दो ही चीजों की घंटी बजती थी, इंटीग्रेशन बाय रिकॉग्निशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि 2020 तक इनवर्स टेंजेंट फंक्शन सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। जब से इनवर्स टेंजेंट फंक्शन सिलेबस का पार्ट बना है, मतलब 2020 से, तो कभी अगर आपको इस तरह का फ्रैक्शन नजर आए तो तीन चीजों की घंटी बजनी चाहिए आपकी, या तो वो इन इनवर्स टेंजेंट फंक्शन है, मतलब 1/x² + a² फॉर्म में है, या वो पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट होके होगा,
या फिर इंटीग्रेशन बाय रिकॉग्निशन लगेगा। अब आप यहाँ देखें कि 1/x² + a² फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि ऊपर x² है, 1 नहीं है। अगर ऊपर 1 होता है या कोई और कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट को बाहर भेज देते, तो ये हमारा काम हो जाता। तो ये इनवर्स टैंजेंट फंक्शन वाला केस है नहीं। इंटीग्रेशन बाय रिकॉग्निशन का उसूल कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर x² + 1 की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो यहाँ तो x² है, तो x को भी बाहर नहीं भेज सकते, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता, तो यहाँ रिकॉग्निशन भी नहीं लग सकता। जब रिकॉग्निशन भी ना लगे और इनवर्स टेंजेंट फंक्शन भी ना लगे, तो फिर याद रख लें पार्शियल फ्रैक्शंस लगता है। क्या लगता है? पार्शियल फ्रैक्शंस लगता है। तो ये x²/1 + x² पार्शियल फ्रैक्शन से पहले स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने यही किया। x²/1 + x² पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कैसे होगा? ये एक फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी आपको बताया था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, सॉरी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा हो, तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करते, डायरेक्ट स्प्लिट करते हैं। बट अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो, तो व्हेन वी आर स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस वी ऐड अ कांस्टेंट। तो दो चीजें देखनी होती हैं, क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। नंबर 2, ये कौन सा केस है? तो ये पार्शियल का कौन सा केस है? एक ही फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर है, और उसके साथ केस नंबर 3। तो इम्प्रॉपर के लिए फर्स्ट वी ऐड अ कांस्टेंट एंड देन वी स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। और थर्ड केस कहता है कि अगर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो bx + c/(1 + x²। अच्छा, अब ये करने के बाद आपको पता है ए निकालने के लिए शॉर्टकट बताया था इम्प्रॉपर के अंदर के हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर को हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का 1 है, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर का भी 1 है, तो 1/1 करके आपके पास 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू लिहाजा 1 हो गई। ए का किस्सा चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पता है कि आपको एलसीएम लेना होता है, तो आपने एलसीएम लिया, तो ए तो आपने पहले ही निकाल लिया ना। तो a टाइम्स 1 + x² + bx + c। ए की वैल्यू 1 है, वो आगे सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 को 1 + x² से मल्टीप्लाई किया, 1 + x² आ गया, bx + c अपनी जगह रहा। अब आप चाहें तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से कर लें, और चाहें तो आप एप्रोप्रिएट वैल्यू से कर लें। मैंने कंपेयरिंग से किया। x² का कोएफिशिएंट दोनों जगह 1 है, उससे कोई हासिल नहीं हुआ। x का कोएफिशिएंट एक जगह b है, एक जगह है ही नहीं, तो b = 0। c+1 जो कॉन्स्ट x⁻0 का कोएफिशिएंट एक जगह c+1 है, एक जगह 0 है, तो c+1 = 0 से c-1। बी 0 डालें, c-1 डालें, ए 1 डालें, तो ये 1 - 1/1 + x² बन गया। तो बॉटम लाइन है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये ना रिकॉग्निशन से हो सकता था, ना ये इनवर्स टेंजेंट फंक्शन से हो सकता था, लिहाजा इसको पार्शियल में स्प्लिट करना था। मैंने इसको पार्शियल में स्प्लिट कर लिया। पार्शियल में स्प्लिट करने के बाद मैंने इंटीग्रेशन में इसको रख दिया। ये चीज पार्शियल में स्प्लिट हो गई, 1 - 1/x² + 1 है। अब ये देखें, जब पार्शियल में स्प्लिट हो गया, तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपको 1/x² + a² फॉर्म में नजर आ रहा है। ये अगला वाला हिस्सा इनिशियली इनवर्स टेंजेंट फंक्शन नहीं लग रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने के बाद लग रहा है। तो ये 1/x² + 1 वाला जो हिस्सा है ये 1/x² + a² है। 1 मतलब 1 स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 1/a, यानी कि 1/1 tan इनवर्स x/a, यानी कि x/1। तो 1/1 भी 1 होता है, x/1 भी x होता है, लिहाजा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाली tan इनवर्स x लिख दिया। तो 1 जो आया था कांस्टेंट, उसकी इंटीग्रेशन हो गई x, 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स x। तो यहाँ से x - tan इनवर्स x हासिल हो गया। तो यहाँ से ½ x² tan इनवर्स x, और यहाँ से x - tan इनवर्स x, और एंड में +c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हाफ से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, आपके सामने ये आपका पूरा रिजल्ट आ गया। कोई बंदा यहाँ भी छोड़ देता है तो भी सही है, अगर किसी फॉर्म में मांगा है, किसी फॉर्म में नहीं मांगा तो ऊपर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, या फिर नीचे तक ले जाना है तो ये वाला आपका आंसर बनेगा। तो याद ये रखना था कि ये वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले पार्शियल में स्प्लिट करना था। पार्शियल में स्प्लिट करने के बाद फिर एक हिस्सा जो है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गई, जो एएस में करते थे, और ये दूसरा वाला ASP1 में, और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ये इनवर्स टेंजेंट फंक्शन है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऊपर भी करवाया था कि अगर कभी x+1/x+2 की इंटीग्रेशन आ जाए, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं यार ये कैसी इंटीग्रेशन आ गई, कुछ इस तरह के सवाल 5 नंबर में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर घंटी नहीं बजती कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, घंटी बजनी चाहिए। कैसे बजनी चाहिए? क्योंकि भाई फ्रैक्शन में आपके पास फ्रैक्शन है और आपको इंटीग्रेट करना है। आपने कहा भाई इनवर्स टेंजेंट फंक्शन तो लगता नहीं है क्योंकि x² नहीं है डिनोमिनेटर, 1/1 नहीं है, तो 1/1 भी 1 होता है, x² नहीं है, x होता है, लिहाजा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाली tan इनवर्स x लिख दिया। तो 1 जो आया था कांस्टेंट, उसकी इंटीग्रेशन हो गई x, 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स x। तो यहाँ से x - tan इनवर्स x, और यहाँ से x - tan इनवर्स x, और एंड में +c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हाफ से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, आपके सामने ये आपका पूरा रिजल्ट आ गया। कोई बंदा यहाँ भी छोड़ देता है तो भी सही है, अगर किसी फॉर्म में मांगा है, किसी फॉर्म में नहीं मांगा तो ऊपर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, या फिर नीचे तक ले जाना है तो ये वाला आपका आंसर बनेगा।
फिर आपने कहा रिकग्निशन के लिए डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फंक्शन है न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है, ये उससे भी नहीं हो सकता रिकग्निशन से। अब ये कैसे होगा? तब ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। लीनियर फैक्टर एंड डिनोमिनेटर वाला केस है, क्योंकि एक सिंगल लीनियर फैक्टर है। बॉटम लाइन ये कि अगर सिर्फ सिंगल लीनियर फैक्टर हो, या सिंगल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, या सिंगल लीनियर रिपीटेड फैक्टर हो, तो भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ऊपर x+1 है, नीचे x+2 है, लिहाजा यहाँ पर अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर है। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होती है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा वी ऐड अ कांस्टेंट बिफोर स्प्लिटिंग। कांस्टेंट ऐड किया, स्प्लिटिंग की, ए और बी की वैल्यूज आ गई। जब मैं वापस रखूंगा तो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हासिल हो जाएंगे। क्या आएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस? 1 प्लस, बल्कि 1 - 1/x+2, 1 - 1/x+2 मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। बस ये वाला एग्जांपल और किसी काम का नहीं था, बताने के लिए था कि इस तरह को सवाल पास पेपर में आए तो आपको घंटी बजनी चाहिए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। सही है। तो ये एग्जांपल बिल्कुल स्टैंड अलोन अलग सा एग्जांपल था, जो मेरे जहन में आया आया था, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यकीनन उस वक्त जहन में था, तो मेरे जहन में था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉपर तरीका भी आपको बता दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि x² / 1 + x² को प्रॉपर मेथोडोलॉजी के मुताबिक तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं, बट यहाँ एक शॉर्टकट भी है जो लग सकता है। इस शॉर्टकट को लगाने के लिए बाज़ औक़ात हमें कॉन्स्टेंट को कुछ को मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ता है, कुछ दफा ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करके काम हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने इतनी लंबी पार्शियल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन ऑपरेट किए हैं, फिर मैंने इंटीग्रेट जाके किया है, अगर कोई बंदा इस शॉर्टकट लगाए तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये हमेशा आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? देखें, पॉसिबल है कि tan−1x या tan−2x वगैरह के साथ tan−2x भी हो तो ये हो सके, या और भी केसेस हो तो आप कर सकें। बट अगर आपको कभी घंटी बज जाए शॉर्टकट की तो बजाएं, लेकिन अगर शॉर्टकट की घंटी ना बजे तो फिर प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन से करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो x²/1 + x² का शॉर्टकट ये होता है बेटा कि मैं x² के अंदर 1 प्लस भी करता और 1 माइनस भी करता, जो मैंने रेड में किया हुआ है। अगर मैं x² में 1 प्लस भी करता 1 माइनस भी करता तो पहले तो मैं इस तरह से लिख देता x² + 1 - 1/x²+1। 1 - 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। अब मैंने ब्रैकेट की प्लेसमेंट ऐसे की कि x²+1 को एक ब्रैकेट में ले लिया और 1 को दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब आपको ये बात पता है कि a+b/c अगर होता है तो दैट इज a+b/c है। चले यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिख देता हूँ। लेट सपोज ये माइनस है, a-b/c है। a-b/c का मतलब ये है कि a/c -b/c। तो x²+1 - 1/x²+1 है, तो ये हो जाएगा x²+1/x²+1। a-b/c जो है ये a/c -b/c। तो x²+1/x²+1 जो है ये एक हिस्सा हो जाएगा, और -1/x²+1 ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, x²+1 कट के क्या हो गया भाई? 1 हो गया, और 1/x²+1 1/x²+1 ही रहा। अब जब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तब ये वो बाकी काम वही हो गया। ये चीज, ये वाली चीज ये बन गई, बगैर पार्शियल लगाए ये बन गई। और इसके बाद तो आपको पता है कि कैसे इंटीग्रेशन करनी है, मैंने बता दिया। 1 की इंटीग्रेशन x है, 1/x²+1 की 1/a tan−1x/a के मुताबिक tan−1x बनती है। लिहाजा यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन हासिल हो गई। बस ये पार्शियल फ्रैक्शन से बचने का एक शॉर्टकट रास्ता था। अगर क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। ये पूरी वर्किंग जो है मैंने आपके कदमों में रख दी है। पहले मुझे बता दें कि किसी स्टेप में कोई डाउट है तो अभी पूछ लें मुझसे, माइक ऑन करके पूछ लें सुकून से। कोई डाउट है तो बता दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, फिर आप सुकून से इसको कॉपी कर लें। जी जनाब, कोई सब? जी हम सवाल आगे है नॉर्मल सवाल? क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ, हम नॉर्मल क्यों नहीं सॉल्व कर सकते ये वाला? कैसे नॉर्मल करेंगे ये वाला हिस्सा? हाँ से मतलब वो यू भी लेके कुछ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। अलग अलग क्लास ऑफ फंक्शंस होनी चाहिए। इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि ऊपर वाले को यू नीचे वाले को वी कह के क्वेश्चन रूल लगा दिया। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम क्लास ऑफ फंक्शन से नहीं कर सकते आप, अलग अलग क्लास ऑफ फंक्शंस होने चाहिए। सिर्फ लोगैरिथमिक में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इजाजत है स्टैंड अलोन फंक्शन की, बाकी तो दो क्लास ऑफ फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पर यही तरीका है, इसी तरीके से आपने पिक करना है। सही है। ओके सर। अभी कॉपी कर लें फटाफट।
कॉपी कर लें तो क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे अगर हम आ जाएं तो ये एग्जाम्पल हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें डिफरेंस ये है, बल्कि ये आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल आप देख लें इसमें क्या चेंज है। इसमें आप देखेंगे तो जो है वो tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 2x है। तो यू आपने tan इनवर्स 2x को मान लिया, तो डिफरेंशिएशन इसकी होगी 2x का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा विच इज़ 4x स्क्वायर, और जो 2x है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाती है दैट इज 2, और नीचे आ जाएगा 1 + 4x स्क्वायर, 1 + 2x होल स्क्वायर आएगा विच इज़ 4x स्क्वायर। तो u प्राइम 2/1 + 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा v जो है v प्राइम आपका x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज 1/x स्क्वायर। तो u को v से v को u प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। यहाँ पर आपको x² / 1 + 4x स्क्वायर नजर आ रहा है। अब एक तरीका यही है कि x² इंटीग्रेशन ऑफ x² / 4x स्क्वायर + 1 करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं प्रॉपर तरीके से। एक तरीका ये था कि आप पार्सल में स्प्लिट करते, बट मैंने यहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। अच्छा, शॉर्टकट का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे किया ये देख लें। क्योंकि x² / 4x स्क्वायर + 1 था, तो पहले तो मैंने ये किया कि ये चीज़ थी, ये चीज़ x² / 4x स्क्वायर + 1 था। तो पहले मैंने 4x स्क्वायर बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी किया है, 4 से डिवाइड भी किया। तो ऊपर वाला एग्जांपल जिसमें tan इनवर्स x था उसमें सिर्फ +1 करके काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड करके काम हो रहा है। 4 को मैंने मल्टीप्लाई भी किया और 4 को मैंने डिवाइड भी किया। 4 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 को डिवाइड भी कर दिया। सही है, 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 को हमने डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, जब 4 को मल्टीप्लाई भी किया और 4 को हमने डिवाइड भी किया, तो इससे हमारे पास क्या फायदा हुआ कि 4x स्क्वायर तो बन गया, लेकिन अभी +1 नहीं बना। तो अब एंड में जब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, अब +1 - 1 कर दूंगा।
देखिए ना, अब तक मैंने न्यूट्रल रखा हुआ है इसको, मतलब ओवरऑल चेंज जीरो है। 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड भी किया। अब जब मैं +1 - 1 करूंगा तो भी नेट इफेक्ट जीरो होगा। तो अब ये देखिए क्या हो गया, 4x, इसके ब्रैकेट बना दे, 4x² + 1 अपॉन 4x² + 1 1 बन गया, और -1 अपॉन 4x² + 1 जो है दूसरा हिस्सा हो गया। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, 1 अपॉन 4x² + 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी इस तरह से होगी जो मैंने साइड पे की। 1 अपॉन 4x² + 1 जो है 1 अपॉन x² + a² फॉर्म में करना पड़ेगा पहले। पहले तो बल्कि आपको बताया था कि x² का जो भी कोएफिशिएंट हो उसे 1 बनाना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + a² फॉर्म का उसूल बताया था कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो x² का कोएफिशिएंट जो है वो 4 था, तो उसको आपने पहले 1 बनाया। 1 बनाने के लिए आपने 4 को कॉमन ले लिया बाहर, 1/4 बाहर चला गया, 1 अपॉन x² + 1/4 हो गया। अब 1/4 को आप लिखेंगे, रीराइट करेंगे 1/2 होल स्क्वायर फॉर्म में, तो ये 1 अपॉन x² + a² फॉर्म में हो गया। ये हो गया 1 अपॉन x² + a² की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan 1 x/a, a इज हाफ, तो 1/2 tan 1 x/हाफ, 1/2 tan 1 x/हाफ, x/हाफ 2x होता है, 1/2 2 होता है, 1/2 2 हो गया। और बाहर 1/4 था तो 2 और 1/4 कैंसिल हो गए, 1/2 बन गया, तो ये 1/2 tan 1 2x बन गया। अगर ये शॉर्टकट नहीं लगाते, आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर 1 + -1 किया, ये शॉर्टकट था। अगर ये नहीं करते तो फिर पार्सल करने की अलग वर्किंग होती। फिर उसके बाद 1 और 1/4x² + 1 है, ये वाला हिस्सा अलग जो है वो न्यूली एडेड इंटीग्रेशन 2020 से ऐड हुई, ये वाली चीज है। 1/x² + a² tan इनवर्स में कन्वर्ट होती है, ये वाली इंटीग्रेशन है। लिहाजा ये 1/2 tan 1 2x बन गया, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, एंड में +c लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करे ना करे मर्जी थी, मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। तो ये आपका x tan 1 2x की इंटीग्रेशन हो गई। जनाब ये भी कॉपी कर लें, और यहाँ तक भी किसी स्टेप में कोई मसला है, कोई डाउट हो तो बता दें। सर, जी आलिया। अगर आपको 1/4 कैसे मिला ब्रैकेट के बाहर? ये वाला जी सर। देखो, ये चीज थी मेरे पास, x² / 1 + 4x² था। ये यहाँ पूछ रही हो या यहाँ पूछ रही हो, लेफ्ट पे ही पूछ रही हो ना? जी सर, लेफ्ट पे पूछ। बेटा ये मिला नहीं है, ये शॉर्टकट लगाया मैंने कहा यार, अगर मुझे 4x² + 1 ऊपर ऑप्टेन करना है तो मुझे फिर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैंने पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब एक्स, ये चीज थी ना मेरे पास ओरिजिनली, ये चीज थी x² / 4x² + 1 था। तो अब मुझे ना सिर्फ +1 - 1 करना है, बल्कि x² को 4x² भी बनाना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने x² को 4 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो। काटूंगा नहीं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट तो अब तक जीरो ही है ना। फिर जब मैंने ये चेंज कर दिया तो उसके बाद फिर मैंने +1 - 1 भी किया। अब ओवरऑल देखो तो 1 - 1 भी कर सकता है, 4 और 4 भी कर सकता है, तो ये अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके x² / 4x² + 1 बन सकता है। जो चीज सिंप्लीफाई होकर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब ऐसा चेंज जो मैंने किया उससे कोई मैंने नुकसान, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं की, सही किया। वो दो जो भी चेंज कर रहा हूँ 2 दफा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी किया, 1 को प्लस किया तो माइनस भी किया। इसकी बरकत से हुआ है कि 1/4 बाहर ही रह गया, 4x² + 1 के इर्द गिर्द ब्रैकेट बना लिया, 4x² + 1/4x² + 1 से 1 आ गया, और 1/4x² + 1 दूसरा हिस्सा होगा। ओके सर, वन ठीक है। ये वाला हिस्सा फिर मैंने साइड पे आपके सामने इंटीग्रेट किया है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले जो हिस्सा है इसकी इंटीग्रेशन आपको यहाँ नजर आ रही है।
चलिए जी, ये हो गया कॉपी। आलिए यहाँ तक कॉपी कर लिया। जी सर जी। अच्छा, जब देखें आखिरी एग्जाम्पल आपके पास और लिखा हुआ होगा, tan इनवर्स एक्स। मैंने आपको कहा था कि अगर स्टैंड अलोन लोगैरिथमिक फंक्शन हो, ओनली ln x फंक्शन हो तो भी, ओनली लोगैरिथमिक फंक्शन हो तो भी बाय पार्ट्स लगता है, और प्योरली अगर सिंगल फंक्शन हो, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, तो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। तो यहाँ इसकी मिसाल है कि अगर tan इनवर्स एक्स की आपको इंटीग्रेशन करनी है, आपके पास ये शायद एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ होगा प्रॉपर, चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में जो है, अगर सिर्फ प्योरली tan इनवर्स एक्स फंक्शन है तो क्या होगा, यू आप tan इनवर्स एक्स फंक्शन को मान लेंगे, यू इक्वल्स tan इनवर्स एक्स, और वी प्राइम कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। वी प्राइम को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वी आ जाएगा विच इज एक्स। यू को वी से और वी को यू प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप tan इनवर्स एक्स से, तो एक्स tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और जब आप एक्स को 1/1 + x² से करेंगे इंटीग्रेशन के साइन के साथ, तो ये x/1 + x² हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, तो आपको सोचना पड़ता है कि आपको कौन सी इंटीग्रेशन करनी है। तो जब ऊपर भी x² था और नीचे भी x² था, तो आपको पता है कि रिकॉग्निशन नहीं लग सक रहा था, लेकिन यहाँ पर रिकॉग्निशन वाला केस आ गया। तो यहाँ पर आपको तमाम घंटियां बजनी चाहिए, इंटीग्रेशन बाय रिकॉग्निशन, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। या तो पार्शियल में स्प्लिट करके काम करना होता है, पार्शियल का शॉर्टकट हमें पता है, मैंने आपको दो एग्जांपल्स में पार्शियल का शॉर्टकट करके बताया है। अगर वो पिक हो रहा है और आपको सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो रहा है तो पार्शियल का शॉर्टकट करके कर लें, पार्शियल ना करें। लेकिन कभी कभार तो पार्शियल करना ही पड़ेगा, तो जब पार्शियल करना पड़ रहा है तो पार्शियल से करें, या फिर इंटीग्रेशन बाय रिकॉग्निशन लगाने की कोशिश करें, या इनवर्स टेंजेंट फंक्शन लगाने की कोशिश करें। बट यहाँ पर ना पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है, और ना ही रिकॉग्निशन लगने, ना ही इनवर्स टेंजेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक्स लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है 1 + x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई, 2x होती है। अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए न्यूमरेटर में, तो आपको पता है ये रूल f'(x/fx) की जो इंटीग्रेशन होती है जनरल कैटेगरी में सीखी थी, दैट इज ln fx, दैट इज ln fx प्लस सी, ln fx प्लस सी। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए, जो आपने आपने देखा कि ऊपर आपके पास 2x है, नीचे 1 + x, अच्छा ऊपर x था तो आपको 1 + x² की डिफरेंशिएशन चाहिए थी, 2x है। आपने कहा देखो, जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम अचीव हो जाए तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े तो ये इजाजत नहीं है, कांस्टेंट की इजाजत होती है रिकॉग्निशन के लिए। तो 1 + x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से फिर बाहर डिवाइड भी किया। अब जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गई तो ln डिनोमिनेटर के साथ ले लिया, वो इंटीग्रेशन का आंसर होता है। तो 1/2 एज इट इज बाहर आ गया, बाहर ही रहेगा, और 2x/1 + x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln 1 + x² प्लस सी। एक्स tan इनवर्स एक्स पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा -½ ln 1 + x² प्लस सी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, जिसके अंदर ना पार्शियल फ्रैक्शंस का कोई सीन है और ना इनवर्स टेंजेंट फंक्शन का कोई सीन है, बल्कि इसमें जो है रिकॉग्निशन का सीन लग रहा था। प्योरली इनवर्स टेंजेंट फंक्शन जो है हमने किस तरह से बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से किया वो भी आपको मैंने बता दिया। तो ये हमारे बाय पार्ट्स का आखिरी एग्जाम्पल हो गया, सही है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आखिरी एग्जाम्पल कॉपी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई है इंशाल्लाह।
जो 5 सिलेबस के सवालात हैं उसको इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा अल्लाह के हुक्म से। और 5 पेपर की फाइल भी एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है वो जो 5 पेपर के क्वेश्चंस पास में सॉल्व हुए हैं बाय पार्ट्स के, वो भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप पहले जब सब पहले तो खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 वगैरह। लेकिन अगर किसी सवाल में शुरू में फंसेंगे तो आप उसके लेक्चर्स वगैरह देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि पहले 2-3 सवाल की रिकॉर्डिंग देखनी है लेक्चर्स के सवाल के सॉल्व होने की, तो पहले देख लीजिएगा, फिर सवाल कर लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल सवाल करके नेक्स्ट क्लास में लाइएगा इंशाल्लाह। पुरानी कोई कैटेगरी के सवाल रह गए उसको भी मुकम्मल करें, इस वाली कैटेगरी के सवाल भी मुकम्मल करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेहनत भरपूर तरीके से करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।